जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल के, और इस मामले में उन पर भी एफआईआर हुई है। जियाउर रहमान बर्क, सबसे बड़ा तो आरोप आप पर यही है कि आपने हिंसा फैलाई, लोगों को उकसाया संभल में, बताइए क्या कहेंगे? इसमें सीधे सीधे जो लोग जिम्मेदार हैं वो पूरा पुलिस प्रशासन है जो इस घटना को अंजाम दिया है। और इसमें उनकी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, और कि सिर्फ मैं अपने क्षेत्र के लोगों की इस मामले में मदद नहीं कर सकूं, इस वजह से ये झूठा केस मेरे पर रजिस्टर्ड किया है। और जिस दिन कल की ये घटना है उस दिन मैं ऑलरेडी संभल नहीं, मैं बेंगलोर के अंदर था, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया था। जिस दिन पहला सर्वे हुआ उस दिन सर्वे के लिए जो इतनी हड़बड़ाहट के अंदर सेम डे याचिका दायर की गई, सेम डे आदेश हुआ सर्वे का, विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर डीएमएसपी अपना लाव लश्कर लेकर के सर्वे करने आ गए। और 6 बजे के बाद, जो कि वो दे भी नहीं सकते थे, रिसीव नहीं करा सकते, उन्होंने ज़बरदस्ती इलीगल सर्वे कराया। उसके लिए भी हमने समझौता कर करके सर्वे कराया। वहाँ पर पब्लिक थी, ये जो कमिश्नर नियुक्त किए गए थे वो खुद इस चीज़ के गवाह हैं, और डीएमएसपी कि किसी ने इनको एक छोटा सा भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। मॉब इकट्ठा होने के बावजूद पब्लिक थी, और हमने सुकून के साथ सर्वे कराया और इनसे 2 बार पूछा कि अगर कोई सर्वे बचता है तो बताओ। जबकि एसपी संभल ने यहाँ तक कहा था मेरे सामने कि अगर सर्वे के मैं दोबारा बार फोर्स नहीं दिलवाऊंगा, अगर कुछ सर्वे का कुछ बच रहा है तो अभी बता दो। मैंने भी पूछा तो इन्होंने कहा एक थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि उसे भी पूरा करो। तीसरी बार फिर पूछा, अब तो कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई सर्वे का हमारा नहीं बचा, अब हम जा रहे हैं, अब हम सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कोर्ट के आदेश का पालन हुआ, सर्वे हुआ। उस दिन मैं और भी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई। जुमे के दिन 22 तारीख को जुमे की नमाज अदा हुई। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को नमाज अदा करने जाने से रोका, बैरिकेडिंग लगा करके। फिर भी लोगों ने बर्दाश्त किया, हम लोगों ने नमाज अदा करी और सुकून से घर आ गए। जुमे के दिन कुछ नहीं हुआ। सैटरडे को, शनिवार को पूरा दिन सुकून से गुजरा। जब फिर रात में करीब ज़बरदस्ती जो शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको नोटिस तामील कराया कि फिर से सर्वे होगा। जब एक बार सर्वे करा दिया और पूरा इत्मीनान बख्श करा दिया तो दूसरा सर्वे कराने का औचित्य क्या मतलब था? लेकिन उसके बावजूद अगर आप कराना चाहते तो दोबारा कोर्ट से आदेश लेकर के आते। लेकिन फिर भी चलो, आपने अपनी तानाशाही के बल पर सर्वे कराने लगे, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। और जो जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने इनको अंदर एंटर कराया और इन एंटर करा के सर्वे कराया, जो कि सर्वे होने के दौरान ज़बरदस्ती पानी वगैरह निकालने का प्रयास किया गया। जब लोगों को ये कुछ मालूम चला कि जामा मस्जिद पे अचानक से छुट्टी वाले दिन और ये लोग कुछ आए हैं सर्वे करने के लिए, दोबारा से लोगों में घबराहट पैदा हुई, लोग इकट्ठा हुए। उसी पर तो सवाल है, जब सबके फोन अंदर थे, जब सबके फोन जमा थे जियाउर रहमान साहब, तो ये बात लोगों तक पहुंची कैसे कि यहाँ सर्वे की टीम आई है और यहाँ पानी निकला है, खुदाई हो रही है? ये तो आपके बेहतर ये रहेगा, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो लोग वहां पे मौजूद थे वही बताएंगे कि कैसे लोगों को पता चला। पानी वहां से निकाल करके जो गया, जब लोगों को खबर मिली तो उन्होंने पूछना चाहा कि ये क्या हो रहा है सीओ से। सीओ ने लाठीचार्ज करा और उन पर गाली गलौज करी। जब लाठी से ज़्यादा घायल हो गए तो चंद लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोगों ने पत्थर चलाया होगा, उसके एवज में तुरंत, बगैर इतना तो किसी बड़े से बड़े क्रिमिनल के साथ नहीं होता कि तुमने उठाई और एकदम से बंदूक उठा के गोली चला दी। सरकारी ये भीड़ कौन सी थी जियाउर रहमान बख्श साहब? ये भीड़ जो पत्थर चला रही थी, ये भीड़ जो वहां पर जो घेर रही थी और जिन लोगों की जान ले ली गई, टीम को ये भीड़ कौन सी जान ले ली गई? एक मिनट, जस्ट लिसन मी प्लीज, एक मिनट सुनिए। जिन लोगों की जान ले ली गई, क्या वो किसी दूसरे देश के नागरिक थे? जो वो बेचारे जो 19, 20 साल के थे, उनकी जान लेकर के उसका जिम्मेदार कौन है? प्राइवेट असलों से ये पुलिस प्रशासन जो रक्षक है, जनता की रक्षा करता है, वो हथियारा बन गया। उन्होंने उनकी जान ले ली। लेकिन दूसरी पार्टी ये कह रही है कि लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर मारे, पुलिस के ऊपर जानलेवा अटैक किया। उनका एक अधिकारी अभी भी जेल अस्पताल में भर्ती है, और ये लोग यहाँ पर आए थे पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने, और पुलिस ने अपनी रक्षा में जाकर वहां पर फायरिंग किया, जो भी वहां पर उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। पहले उधर से फायरिंग हुई, ये उनका आरोप है, और यही तो कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ को उकसाने का काम आपने किया, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने कह दिया जी। अब मेरी बात का एक जवाब देंगे। कल की जो वीडियो है, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने ये
कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पुलिस ने किसी ने भी गोली नहीं चलाई। ये पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कहते हुए आ रहे हैं। वो वीडियो मेरे पास भी है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से चली है। लेकिन अफसोस है जो वीडियो फिर बाद में हमारे पास वायरल हुई जिसमें कि सीधे सीधे पिस्टल राइफल से गोली चला रहे हैं, तो उसका इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? जो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, गोली चलाने के बाद में कहते हैं कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, तो वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। उन पर हम कैसे विश्वास करें कि पब्लिक ने पहले पथराव करा, जब इन्होंने गोली चलाने के बावजूद मना कर दिया हमने गोली नहीं चलाई। तो हम बता रहे हैं जो लोग वहां पे गवाह हैं, अगर पुलिस को जनता को पथराव करना था तो पहले दिन जिस दिन ये सर्वे के लिए आए थे उस दिन वो नई चीज थी, उस दिन जनता पथराव कर सकती थी। जुमे के दिन तो जब नमाज से रोका, उस दिन एक सवाल का जवाब दीजिए जियाउर रहमान बख्श साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले गोली चलाई, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी या जो स्थानीय प्रशासन है उसने दंगा फैलाया, तो ये तो पहले सर्वे के दिन भी कर सकते थे। उस वक्त तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव भी नहीं हुए थे, यूपी में बाई इलेक्शन की वोटिंग भी नहीं हुई थी, उस दिन कर देते, दूसरे दिन क्यों करेंगे? उस दिन पहले दिन और जुमे के दिन हम और सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे, हमारे सामने इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते थे। जिस दिन मैं बेंगलोर चला गया और दूसरे जनप्रतिनिधि भी वहां से हट गए, इन्होंने खामोशी के साथ में सिर्फ कमेटी के लोगों को से बात कर करके इस घटना को अंजाम दिया है। और इसके पीछे मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक आपके पास कोई फोटो वीडियो आया जो जनता गोली चलाते हुए आपको नजर आ रही हो? और ऐसे कितनी वीडियो हैं जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जिसमें पुलिस अधिकारी सीधे सीधे गोली चला रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबके सब गोली चलाओ। तो किससे हमला कर रहे हो? किस पर किसकी जान लेना चाह रहे हो? क्या ये कोई जिस देश के दुश्मन है? ये भी इस देश के वफादार हैं और तुमने हंसते खेलते घरों को बर्बाद कर डाला, इसके जिम्मेदार नहीं। लेकिन जो भीड़ वहां पर पार्लियामेंट के अंदर एक मिनट मैं बता दूं, मेरी बात सुनिए। पार्लियामेंट के अंदर एडजॉर्न मोशन के अंदर हमने ये डाला था नोटिस कि हम इसमें उठाना चाहते थे। पार्लियामेंट चली, हमने प्रयास भी करा लेकिन उन्होंने नहीं सुना, पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया परसों तक के लिए। उसके बाद में हम माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी के पास में गए, सारे सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और हमने ये मांग करी कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर ये मैसेज है उन अधिकारियों को सबक मिले। बीजेपी कुछ और कह रही है, इस प्रकार की बीजेपी कह रही है कि जियाउर रहमान और वहां के विधायकों पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। जिन्होंने वो आतंक फैलाया वो लोग ऐसा कर रहे हैं जैसा बंटवारे के बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में हुआ। भारत की पहचान खतरे में। ये लोग संविधान को मानने वाले कहां हैं? ये बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने बनाया था? आपने बनाया था या मैंने बनाया था? ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, इसको कौन मानना है? आप बताएं मुझे। इस देश के मानने वाले संविधान, क्या किसी मुसलमान ने अभी तक इस हिंदुस्तान के अंदर किसी मंदिर पर यह दावा किया है कि वो मंदिर नहीं मस्जिद थी? आप मुझे इस बात का जवाब दें। ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोग इस चीज को, ये देश के कानून और संविधान पर विश्वास नहीं करते। इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन किया है और सीधे सीधे याचिका दायर कर रहे हैं। और अगर जब ये देश के कानून संविधान को नहीं मानना है तो देश के गद्दार कौन हैं? ये चंद लोग हैं। मैं पूरे धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, सारे हिंदू समाज के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन चंद जो ये लोग ऐसे हिंदू समाज के ये जो टारगेट कर करके इस टाइप की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और खासतौर से सरकार जब देखा हिंदू समाज आगे नहीं आ रहा तो सिस्टम को, तंत्र को आगे कर करके हमसे लड़वाने का, हमारे समाज से लड़वाने का काम करके उनको गोली से मरवा करके जान माल का नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सरकार तो बदलती रहती है, अगर सरकार इंसाफ नहीं करेगी तो हम आगे दूसरे कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया आपका जियाउर रहमान बख्श, सांसद समाजवादी पार्टी, संभल हिंसा मामले में जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे साथ एक समय कम है, राजेश चौधरी, सुना आपने क्या कहा जियाउर रहमान बख्श ने? जवाब है इसका कोई? देखिए, जियाउर रहमान बख्श जो बोल रहे थे, यही तो अपराधी हैं, यही तो हत्यारे हैं। इन्हीं के खिलाफ तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। भोले भाले लोगों को उकसा करके, गरीब लोगों को उकसा करके वहां पे जाकर के दंगा करवाने का काम इन्होंने किया है। असली दोषी तो यही है। वो कह रहे हैं जब हिंदू समाज के लोग आगे नहीं आ रहे हैं तो सिस्टम को आगे लेकर आइए सरकार हमारे खिलाफ। आप ये बताइए, जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, ये क्या करने गए थे उस मस्जिद के अंदर? ये क्या कर रहे थे उस मंदिर के अंदर? नहीं, वो तो थे ही नहीं। दूसरी बात, जब सर्वे हुआ वो कह रहे हैं मैं तो बेंगलुरु में था। नहीं, उससे पहले क्यों गए थे? प्रभावित करने के लिए गए थे ना। जो तो उस दिन तो कुछ हुआ नहीं। जो नहीं गए क्यों थे? प्लानिंग थी पूरी।
इन्होंने देखा आप ये नहीं मानते राजेश भाई देखिए, हिंसा हुई है, अब आप किसी को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते कि अगर वहां पर प्लानिंग के तहत हिंसा की गई तो आपकी सरकार की खुफिया एजेंसियां, आपकी लोकल पुलिस, आपकी जो वहां पर खुफिया जो LIU, ये कटघरे में हैं। इतनी बड़ी हिंसा की अगर प्लानिंग हो गई और इतना सेंसिटिव मैटर था और एक बार सर्वे हो चुका था, तो वहां पर और ज्यादा आप लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए थी। ये आप क्यों नहीं मानते? इन्हीं लोगों के नेतृत्व में घरों में पत्थर ईंटें पहले से ला करके रखे गए, हथियार पहले से ला के रखे गए, गोलियां चलाने वाले लोग पहले से आए, बाहर से लोगों को बुलाया गया। अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये बेनकाब होने वाले हैं। ये सब इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। दंगे करने वाले तो यही लोग हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे 1100 दंगे हुए समाजवादी पार्टी के शासन में 12 से लेकर के 2017 तक। ठीक है धर्मेंद्र यादव, 30 सेकंड है आपके पास, समय कम है, जवाब दीजिए। धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड है, जवाब दीजिए। ओके राजेश जी, ओके राजेश जी। धर्मेंद्र यादव बोलना शुरू कीजिए, 30 सेकंड है। कभी न्याय देखे ना न्याय करना जानते हैं। जिसने अपनी गोली से जान ले ली उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, जिसने पत्थर फेंका उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, ठीक बात है। जिसने जान ले ली है पुलिस वाले ने, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए, ये राजेश चौधरी बता दें पूरे देश को। अगर हत्यारा कोई है, चाहे पुलिस ही हो, क्यों नहीं मुकदमा चलना चाहिए। और जो आप जांच की बात कर रहे हैं ना, उच्चतम न्यायालय के जज के अध्यक्षता में जांच हो, फिर पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। ओके चलिए, समय खत्म हो चुका है। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू। समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभल हिंसा मामले में कई सारे पेच हैं जिनका जवाब हो सकता है आने वाले दिनों में मिले।